श्रोताओं नमस्कार। edu.insight में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मौर्य युग। मौर्य वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो भारत में मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में जो अराजकता और अव्यवस्था फैली, उसका चंद्रगुप्त ने खूब लाभ उठाया और यूनानियों के विरुद्ध उठने वाले विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने अपने सुयोग्य परामर्शदाता चाणक्य के सहयोग से कुछ भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और 322 ईसा पूर्व के लगभग यूनानियों को पंजाब से बाहर कर वह स्वयं पंजाब का शासक बन बैठा। इस प्रकार भारतीय रंगमंच पर मौर्य वंश का आगमन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी। लेकिन एक पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक एक क्षत्रिय कुल था। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का हो। अपने शासन के अंतिम दिनों में जो नंदों की कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उसकी विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया, जो सिंधु नदी के पश्चिम में राज करता था। इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई से लगता है कि चंद्रगुप्त विजयी रहा था। अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरे बिहार और उड़ीसा और बंगाल के बड़े बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी थे। फलतः मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा गया था। उत्तर पश्चिम में तो मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे इलाकों पर था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल नहीं थे। और यदि हम बात करें साम्राज्य के संगठन की, तो मौर्यों ने एक बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र कायम किया था। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह पाटलिपुत्र में रहता था और उसने न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिख छोड़ा है। मेगास्थनीज के इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप मौर्य शासन के कई सदियों के बाद दिया गया, फिर भी उसके कुछ खंडों में आई बातें यथार्थ है और मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वच्छंद शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा ने एक उच्च आदर्श स्थापित किया हुआ था। उसका कथन था कि प्रजा के सुख में ही उसका सुख है और प्रजा के दुख में ही उसका दुख। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित थी। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। हर एक प्रांत एक एक राजपुरुष के जिम्मे लगा रहता था। राजपुरुष राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था, जिन्हें गवर्नर भी कहते थे। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। उत्खननों से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्यकाल के हैं। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला चोटी के नगर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, बाटों और मापों का नियमन और इस तरह के अनेक कार्य करती थीं। मौर्य काल के कई प्रकार के बाट बिहार में विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल सेना रखना। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। एक दूसरे सूत्र में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8,000 रथ थे। इन सबों के अलावा मौर्यों के पास नौसेना भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित थी।
पैदल, घोड़ा, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना के इन 6 अंगों में हर एक का प्रबंध एक एक समिति को सौंपा गया था। मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। ऐसा अवश्य ही राजक्षेत्रों और आर्य स्रोतों में बहुत अधिक वृद्धि होने की बदौलत हुआ होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तो साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। खान, मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इन सभी से अवश्य ही राज्य कोष समृद्ध होता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया हुआ था और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया गया था। और अगर हम बात करें विजय और राजनीतिक एकता की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थापित थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को विजय करके और विदेशियों को भारत से बाहर निकालकर देश में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। इस राजनीतिक एकता के स्थापित करने में बहुत सारी विजय रही, जिनका योगदान इस प्रकार से था। पंजाब विजय और यूनानी राजनीतिक अस्तित्व की समाप्ति। पंजाब में पहुंचकर चंद्रगुप्त की सिकंदर से भेंट हुई थी और चंद्रगुप्त ने नंदवंश के राज्य मगध पर आक्रमण करने के लिए उसे निमंत्रित किया था। सिकंदर ने इस बात को स्वीकार कर लिया नहीं किया था सर्वप्रथम, इसलिए कुछ समय के लिए उसे निराश होना पड़ा था। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण पंजाब में सब और अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी और यूनानियों के विरुद्ध एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। चंद्रगुप्त ने ऐसे अवसर का उचित लाभ उठाया और अपने सुयोग्य साथी चाणक्य की सहायता से उसने कुछ भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करके यूनानी सैनिकों को भारत से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार 322 ईसा पूर्व के लगभग उसने सारे पंजाब पर अधिकार कर लिया। मगध विजय। पंजाब विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना एकत्रित की और फिर मगध पर आक्रमण कर लिया। लोगों ने नंद शासक का साथ ना दिया क्योंकि इस वंश के शासक अपने लोभ के कारण अपनी प्रजा में बड़े बदनाम हो चुके थे। नंदवंश के सम्राट के साथ घोर युद्ध हुआ जिसमें इस वंश का अंतिम राजा घनानंद और उसके बहुत से साथी मारे गए। परिणाम स्वरूप मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार स्थापित हो गया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने लगभग सारे उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। सेल्यूकस के अधीन यूनानियों की पराजय और देश में राजनीतिक एकता की स्थापना। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके अपने ही सरदारों में काफी समय तक झगड़ा चलता रहा और अंत में सेल्यूकस सफल हुआ। वह बेबीलोनिया, बख्तारिया और अफगानिस्तान का शासक बन गया। कुछ समय के बाद उसने भारत को भी जीतने का प्रयत्न किया, परंतु इस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आ चुका था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और उसे हार खानी पड़ी और अपनी लड़की हेलन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा और साथ में उसने 4 प्रांत वर्तमान हेरात, कंधार, काबुल की घाटी और बलोचिस्तान भी चंद्रगुप्त को दे दिए। इसके पश्चात दोनों में मित्रता हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने भेंट में सेल्यूकस को 500 हाथी भेजे। सेल्यूकस ने अपने दूत मैगस्थनीज को भी भारत भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी खतरे को दूर किया और इस प्रकार देश की राजनीतिक एकता को बनाए रखा। कुछ इतिहासकारों का यह भी विचार है कि उत्तरी भारत को जीत लेने के पश्चात चंद्रगुप्त ने गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र और दक्षिण के अन्य प्रदेशों को भी जीता था। इन इतिहासकारों का कहना है कि दक्षिण के बहुत से भाग अशोक के साम्राज्य में शामिल थे जो उसे अपने बाप दादा में से मिले थे। क्योंकि अशोक के पिता बिंदुसार ने उन्हें विजय नहीं किया था, इसलिए दक्षिण के वे भाग अवश्य ही चंद्रगुप्त ने विजय किए होंगे। साथ में कुछ ऐसे लेख भी मिले हैं जो दक्षिण को विजय करने का श्रेय चंद्रगुप्त को ही देते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक और उत्तर में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के भी उस पार दक्षिण तक फैला हुआ था और उसमें आधुनिक काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश सम्मिलित थे। कई इतिहासकारों के विचार से दक्षिण के भी कुछ भाग चंद्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। बाद में उसके पौत्र
अशोक ने कलिंग को विजय करके राजनीतिक संगठन और एकता के कार्य को पूरा किया। जितना बड़ा साम्राज्य अशोक के अधीन था, वह संभवतः बाद में कभी भी नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र था। उसे अमित्रघात या अमित्रोचेडस भी कहते थे। अपने पिता के साम्राज्य को उसने बनाए रखा, नई विजय प्राप्त की या नहीं अनिश्चित है। विदेशी संबंधों में उसने पश्चिमी यूनानी शासकों से पिता द्वारा स्थापित मैत्री बनाए रखी। edu.inside में आज बस इतना ही। अगले अंक में जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।